हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, AIBE का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक वाइज MCQ हो सकता है, साथियों सभी के सभी टॉपिक वाइज MCQ को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। साथियों, ये जो मैं जिस बुक से लेकर के आ रहा हूँ, इस बुक का भी आप लोग नाम जान जाइए कि कहाँ से ये बुक आया है। तो साथियों, ये जो बुक मैंने लिया है, ये यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स का ये मैंने बुक लिया है, जो कि लिखने वाले राइटर का अगर मैं नाम बताना चाहूँगा तो डॉक्टर बसंती लाल बाबेल साहब की ये पुस्तक है। और इसमें इन्होंने इतनी खूबसूरती से एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में, बार के एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। अभी हम जब आगे आपको दिखाएंगे तो एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर दिखाते हुए चलेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ये गाइड है। और इसमें क्या दिया है, AIBE का जो AIB 12 नंबर का, 13 नंबर का, 14 नंबर का, 15 नंबर का, 16 और 17 तक का AIB का पेपर हुआ है, उस AIB तक का पेपर भी इसमें बुक में दे रखा है। अब साथियों, हम आगे चलते हैं, आगे हम इसमें एनालिसिस करेंगे इस बुक के बारे में। अगर हम इस बुक के बारे में बात करना चाहें साथियों, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्टर बसंती लाल बाबेल साहब की लिखी हुई ये पुस्तक है, जो कि ऑल इंडिया एग्जामिनेशन मीन्स की AIBE एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये AIB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब साथियों, बात करते हैं कि आपके AIB एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, तो आपके पास संवैधानिक विधि होती है। साथियों, यहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बताना चाहूँ, मैं अलग से आप लोगों के लिए इसका टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इस वाले बुक में आपको संवैधानिक विधि के MCQ मिलेंगे, वो MCQ मिलेंगे जो कि बार बार रिपीट करके एग्जामिनेशन में पूछा गया है आपके बार के एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ हम IPC की बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता की, दंड प्रक्रिया संहिता की, सिविल प्रक्रिया संहिता की, साक्ष्य विधि की, मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम की, पारिवारिक विधियां की, जनहित याचिका की, प्रशासनिक विधि की, विधि आचार और BCI के नियम के बारे में, फिर कंपनी लॉ के बारे में, पर्यावरण विधि, साइबर विधि, श्रम और औद्योगिक विधियां, अपकृत्य विधि, उपभोक्ता संरक्षण एवं मोटरयान अधिनियम, आयकर विधि की बात करते हैं, मीन्स कि हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करते हैं, भूमि अर्जन अधिनियम की बात करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कहाँ पे आपको मिलेगा। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स है, जो कि कहाँ पे है साथियों, प्रयागराज में सिचुएटेड है। आप इसकी पुस्तक को किसी भी शॉप पर पे जा करके आप परचेस कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स के नाम से ये बुक निकाली गई है। तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। अब साथियों, हम एक एक करके यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है हमारा, जिसको हम लोग संवैधानिक विधि के नाम से जान रहे हैं, आज यहाँ से जितने भी टॉप MCQ बन सकते हैं जो कि इस बुक में है, उस सभी के सभी टॉप MCQs को एक एक करके हम आपके सामने सॉल्व करने जाएंगे। और ये जो मैं पार्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ साथियों, ये पार्ट फर्स्ट के नाम से मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। तो आइए बिना देर के हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। आप ऑप्शंस पे ना ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या कर रहा है। क्या इसी टाइप के क्वेश्चन आपके AIBE एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। हम सबका प्रूफ भी आपको देते हुए चलेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट करके इसी बुक से पूछा गया है। कह रहा है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो साथियों, यहाँ पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। अब लागू करने की बात की जा रही है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा है। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को लागू नहीं हुआ था। बात यहाँ पर दे रहा है B वाले में कि 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं साथियों, तो हम लोग लॉ डे के नाम से जानते हैं, या फिर विधि दिवस के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। अगर हम लागू करने की बात करते हैं तो साथियों, यहाँ पे गो वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत के संविधान को क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था। यहाँ पे इसी टाइप के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये गो वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम देखते हैं, कह रहा है संविधान के संदर्भ में
किसके संदर्भ में साथियों? तो संविधान के संदर्भ में 26 नवंबर 1949 का महत्व क्यों है? अभी मैंने आपको बताया है ना कि 26 नवंबर 1949 को मीन्स कि 1949 को यहाँ पे लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब किस लिए लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में भी तो जानकारी आपके पास होना चाहिए। सिर्फ मैंने बता दिया कि लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट करना होता है तो इससे काम आपका नहीं चलेगा। देखिए कह रहा है उस दिन संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हो गया था तथा कुछ उपबंध उसी रोज लागू कर दिए गए थे। पहली बात ये कह रहा है। दूसरी बात को देखिए, उस दिन स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान के निर्माण का संकल्प पारित किया गया था। दूसरी बात आपने देख लिया। तीसरी बात कह रहा है उस दिन संविधान सभा का गठन किया गया था और उसकी प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो साथियों अगर हम 26 नवंबर की बात करते हैं और खास करके 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो क वाला आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तो आप सभी ऑप्शंस को एनालिसिस करेंगे कि किस ऑप्शंस में आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पर देखेंगे, इसको और मैं जूम कर लेता हूँ जिससे एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व होता रहे। कह रहा है कि भारत के नए संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो देखिए मैं इनिशियल स्टेजेस से चल रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से मैं क्वेश्चन आपके पास रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है कि भारत के नए संविधान के निर्माण में कुल कितना दिन समय लगा था। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है वो डेट, लेकिन मैं सभी ऑप्शंस को यहाँ पे एनालिसिस करूँगा। 3 वर्ष आ गया तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। मात्र 3 माह 17 दिन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कुल 5 वर्ष 14 दिन ये भी नहीं होगा। जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये ख वाला होगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे किसको बनाने में, तो संविधान का निर्माण करने में। और ये 3 नंबर का आपका ख वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और इसी टाइप के आपके एग्जामिनेशन में भी, बार के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी के सभी ये प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूचियाँ थी। यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में डायरेक्ट हिट करके पूछ लिया गया है। हमको यहाँ पे पूछ लिया गया है, अनुच्छेद के बारे में भी पूछ लिया गया है, भाग के बारे में भी पूछ लिया गया और साथ ही साथ अनुसूचियों के बारे में भी पूछ लिया गया है। तो 511 अनुच्छेद सबसे पहले कट गया, एलिमिनेशन करना भी सीखिए। 484 अनुच्छेद हमारे पास क्या दे रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कर रहे हैं मूल संविधान मीन्स कि जब ओरिजिनल हमारा संविधान बना था, हमारे संविधान में अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा है, ओरिजिनल संविधान की बात कर रहा है। तो जैसे ही 484 आ गया तो ओरिजिनल संविधान में 484 आपका था ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट हमारे पास ऑप्शन बच रहा है गौ वाला, कह रहा है कि 395। तो आप सभी लोगों को पता था कि 395 अनुच्छेद हैं। अगर हम मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं 22 भागों में बांटा गया था और 9 अनुसूचियाँ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। कितनी अनुसूचियाँ हैं तो साथियों 9 अनुसूचियाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहा है कि भारत के संविधान का स्वरूप, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो जो भारत के संविधान का स्वरूप है वो कौन सा स्वरूप है, किस तरह का संविधान है हमारे भारत का। ऑप्शन ए को कह रहा है पूर्ण रूप से संघात्मक है। क्या भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से संघात्मक है, तो बिल्कुल नहीं पूर्ण रूप से संघात्मक है। ख वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे अगर एनालिसिस करेंगे तो कह रहा है पूर्ण रूप से एकात्मक है, तो जी साहब पूर्ण रूप से भी एकात्मक हमारा भारत का संविधान नहीं है। गौ वाले में कह रहा है न संघात्मक है न एकात्मक है, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट मैच कर रहा है वो साथियों घ वाला मैच कर रहा है, क्योंकि संघात्मक है एवं एकात्मक इन दोनों का मिश्रण है। क्या तो हमारे भारत का संविधान जो है वो संघात्मक का भी साथ साथ एकात्मक का भी दोनों का मिश्रण है, इसीलिए हमारा संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों ही है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जामिनेशन में सिंपल पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहा है इंडिया जो कि भारत है एक, इंडिया जो कि भारत है एक क्या है। इसको लेकर के अभी करंट में आप देख रहे हैं कि विवाद भी चल रहा है इंडिया को लेकर के और भारत को लेकर के। आप उससे भी इसको कोरिलेट करके इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और आप देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2021 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था उसमें ये क्वेश्चन रेज भी किया गया था। आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को एम्फसाइज यहाँ पे करिए। कह रहा है इंडिया जो कि भारत है एक, ये क्या है साथियों, इसको क्या कहा गया है, एक संघ राष्ट्र है, तो ये एक संघ राष्ट्र नहीं है। क्वासी संघीय राष्ट्र है तो क्वासी संघीय राष्ट्र भी नहीं है। एक विशेष
प्रकार का एकात्मक राष्ट्र है? तो ये भी नहीं है। क्या है? राज्यों का संघ है। और ये हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 1 को देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 1 के अंतर्गत हमको ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो ये उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, किसके द्वारा वो प्रस्तुत किया गया था? क्या जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, क्या राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा? या डी ऑप्शन BN राव साहब के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये JL नेहरू साहब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो साथियों पंडित JL नेहरू साहब के द्वारा ही किया गया था, जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। बात करते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन आपके 2021 के ही एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। और जब क्वेश्चन का रिपीटेशन ज़्यादा होने लगता है तो आप क्वेश्चन पे क्या करेंगे? आप क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा बार फोकस रहेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन को उठाया जाता है बार बार। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है उच्चतम न्यायालय के वे कौन से न्यायाधीश हैं जिन्होंने स्टेट ऑफ बंगाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1963 SC के मामले में भारतीय संविधान को मूल संघात्मक माना है? कि किसके द्वारा माना गया है साथियों? वो कौन जस्टिस ने? जस्टिस का अगर हम नाम देखते हैं तो ऑप्शन ए में दे रहा है कि न्यायाधिपति सुब्बा राव साहब की बात कर रहा है, जस्टिस वेग साहब की बात कर रहा है, और जस्टिस सीकरी साहब की बात कर रहा है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा मार्क किया जाएगा साथियों 8 नंबर वाले में, यहाँ पे हमारा क वाले होंगे। और कौन होंगे न्यायाधीश? तो जस्टिस हमारे सुब्बा राव साहब थे, इन्हीं के द्वारा इस प्रकार का जजमेंट पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वो कौन सा तत्व है जो संघात्मक स्वरूप परिलक्षित नहीं करता है? देखिए क्वेश्चन निगेटिव टर्म में पूछ दिया है, परिलक्षित नहीं करता है। और यही निगेटिव टर्म का क्वेश्चन हमको समझने की जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं परिलक्षित करता है, नहीं एट दैट टाइम हमको दिखता ही नहीं। इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं कह रहा है, और नहीं वाले क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना देना पड़ता है। कह रहा है शक्तियों का विभाजन, ये गलत बात है। कह रहा है संविधान का सर्वोपरिता, ये भी गलत बात है। ये गौ वाला कह रहा है लिखित संविधान, ये भी गलत बात है। कह रहा है संविधान की परिवर्तनशीलता की बात कर रहा है। कह रहा है वो कौन सा तत्व है जो संघात्मक स्वरूप परिलक्षित नहीं करता है? तो साथियों यहाँ पे इन सभी को आप कहेंगे कि मैंने गलत किया है। इसलिए गलत किया क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये निगेटिव टर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है, निगेटिव टर्म के अकॉर्डेंस में ही मैंने गलत किया। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा 9 वाले का, वो घ वाला ही आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। संविधान की परिवर्तनशीलता के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक, आप सभी लोगों को पता है कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि बाइफर्केशन ऑफ जो भी पावर्स होते हैं, पावर का सेपरेशन किया गया। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है, और लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है साथियों वो लिखित संविधान है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है यह किसने कहा था कि भारत अपने ढंग का एक अनोखा परिसंघ है? क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है यह किसने कहा था कि भारत अपने ढंग का एक अनोखा परिसंघ है? अगर हम ऑप्शंस को इनके एनालिसिस करें कि ऑप्शन में क्या कह रहा है, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो VG रामचंद्रन साहब के द्वारा कहा गया था, कि जेनिंग साहब के द्वारा कहा गया था, कि NA नाना पालकीवाले साहब के द्वारा कहा गया था, कि BR अम्बेडकर साहब के द्वारा कहा गया था? तो साथियों ये जो बात कही गई थी ये आइवर जेनिंग्स साहब हैं, और ये एक जूरिस्ट थे, ये आइवर जेनिंग साहब, इन्हीं के द्वारा ये बात कही गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में शब्द पंथ निरपेक्ष एवं समाजवाद कब जोड़े गए थे? और ये साथियों ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किया गया, इतनी बार रिपीट किया गया है कि आप इसको याद ही कर लीजिएगा। ये जुडिशरी में भी पूछा जाता है, APO के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और आपके बार के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा रहा है। कह रहा है संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 आ गया, बिल्कुल ये गलत है। कह रहा है अधिनियम 1955, ये भी बिल्कुल गलत है। इन तीनों शब्दों को कब जोड़ा गया था? तो साथियों 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पे इसको क्या किया गया था, यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। और 11 नंबर का कौन सा करेक्ट आंसर होगा साथियों? तो 11 नंबर का आपका गो वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करते हुए चलिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है,
कह रहा है वो कौन सा महत्वपूर्ण मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि, अब देखिए क्या निर्धारित किया गया कि संविधान की प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। किसकी बात कर रहा है साथियों? बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप 12 नंबर के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको केस लॉ ये क्वेश्चन दिखने वाला है, मीन्स कि केस लॉ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देखिए, कह रहा है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में ये कहा नहीं गया था, ये कहा किस मामले में गया था? तो साथियों ये कहा गया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में कहा गया था, जो कि 24 तारीख को इसका जजमेंट पास किया गया था। 24 अप्रैल 1973 को इसका जजमेंट पास किया गया था और इसी जजमेंट में कहा गया था कि आप संसद हैं, आपके पास पावर है, आप पूरे संविधान को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यही बात केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर अगर 13 को हम यहाँ पर देखते हैं तो कह रहा है सन 1994 तक भारत संघ में कुल राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र रहे हैं। अब कुल राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है, कुल राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। तो कितने यहाँ पर थे साथियों? तो कह रहा है 25 राज्य एवं 7 संघ क्षेत्र थे, या ऑप्शन नंबर ख में कह रहा है कि 20 राज्य एवं 20 राज्य तो कभी थे ही नहीं, 30 राज्य भी नहीं थे। कितने थे साथियों? तो 25 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। ये कब तक का डाटा पूछ रहा है साथियों? तो 1994 तक का डाटा पूछ रहा है और हम जो आंसर देंगे वो 1994 के ही अकॉर्डेंस में यहाँ पे अपने आंसर को मार्क करेंगे। तो 13 नंबर का आपका क वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं तो कह रहा है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। किसको संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया? जम्मू एवं कश्मीर को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लद्दाख को। ऑप्शन ग वाला आपका सबसे करेक्ट है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को। किसको किसको कह रहा है साथियों? तो कह रहा है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को। तो 14 का आपका ग वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद अब राज्यों की कुल संख्या रह गई है। अब राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो साथियों आप राज्यों की कुल संख्या 30 नहीं है, 29 भी नहीं है, 27 भी नहीं है। आपकी राज्यों की संख्या कितनी हो गई है साथियों? तो आपके राज्यों की संख्या 28 अब हो गई है। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि 28 राज्यों की संख्या है, आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करते हैं तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद अब संघ राज्य क्षेत्र की संख्या हो गई है। अब संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जो हो गई है साथियों वो 9 हो गई है। 10 नहीं है, 12 नहीं है और 11 भी नहीं है। जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो संघ अगर राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो साथियों ये 9 है आपके पास। और इसी टाइप से सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो अगर इन सभी क्वेश्चंस पे आप ध्यान रखे रहेंगे तो आपके जुडिशरी के लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर आप एपीओ का एग्ज़ाम देते हैं, एपीओ के एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा और एआईबी के लिए तो हेल्पफुल है ही है, क्योंकि उसी को देख करके, उसी को डिज़ाइन करके ये बुक को बनाया गया है। संघ में नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार दिया गया है। क्या कह रहा है साथियों? क्वेश्चन को फिर एनालिसिस करिए। कह रहा है संघ में नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार किसको दिया गया? केवल राष्ट्रपति साहब को दिया गया? तो बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री साहब को? बिल्कुल नहीं। राज्यों की विधानसभाओं को? तो बिल्कुल नहीं। ये अधिकार किसको दिया गया है? और इसी अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो ये जो राइट दिया गया है साथियों, ये संसद को दिया गया और संसद ही इस टाइप का काम को क्या कर सकती है? कर सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में? इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखा है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 5 में किसकी बात कर रहा है साथियों? डायरेक्ट अनुच्छेद की बात कर रहा है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है संविधान के अनुच्छेद किस में? संविधान के अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास है भारत का नागरिक होगा। यदि यहाँ पे कंडीशन लगाया है। यदि क्या कह रहा है? क यह भारत में जन्मा हो, पहला। बी ख कह रहा है उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो। ग कह रहा है संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का साधारणतः निवासी रहा हो, अथवा यहाँ पे लगाया है राजभाषा हिंदी जानता हो। इन चारों में से कौन सी शर्त सही नहीं है?
अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सी शर्त यहाँ पे सही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे करके क्वेश्चन पूछ दिया। तो साथियों इसमें जो कौन सही नहीं है, तो यह आपका घ वाला सही नहीं हो कि राजभाषा हिंदी जानता हो। ये तीनों के तीनों कंडीशन आपके होंगे और ये कंडीशन आपका यहाँ पे नहीं होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में ही आप आंसर को यहाँ पे मार्क करिए। मैं क्वेश्चन को फिर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक क्वेश्चन आपका खत्म नहीं होगा। यदि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाया और कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, यदि इन चारों में से कौन सी शर्त नहीं है, देखिए फिर यहाँ पे निगेटिव टर्म में क्वेश्चन दे रहा है कि नहीं है, तो ये ही शर्त नहीं है। आपका बी वाला क्या होगा, बी वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राजभाषा हिंदी जानता हो, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, जो नहीं समझा जाएगा। फिर निगेटिव टर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा जो, क्या कह रहा है, जो को वाला इसका करेक्ट आंसर होगा 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया हो, यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा 19 का। साथियों को वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अब क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे आप एनालिसिस करिए। कह रहा है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि वह, कब उसकी नागरिकता को समाप्त की जाती है, तो साथियों यहाँ पे आप देखिए को वाला ऑप्शन कर रहा है, किसी अन्य देश से लंबे समय के लिए भ्रमण पर चला जाता है, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता है। किसी अन्य देश से व्यापारिक संबंध स्थापित कर ले, ये भी गलत बात है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेने पर। और साथियों अगर हम 20 नंबर की बात करें तो 20 नंबर का गो वाला ही आपका 100% करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। डायरेक्ट भाग के बारे में बात कर रहा है कि किस भाग में आपके मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि किस भाग में किया गया, और ये किया गया है भाग 3 में किया गया। और आर्टिकल की हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। किसकी बात कर रहा है, तो मूल अधिकारों का, जिसको हम लोग FR फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है उस प्रकरण का नाम बताइए जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति सुब्बा राव ने मूल अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार माना है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो जस्टिस सुब्बा राव साहब की बात कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन को देखिए कह रहा है एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा के मामले में, तो इसमें नहीं कहा गया था। 22 नंबर वाले क्वेश्चन में 22 नंबर के हम और भी ऑप्शंस को देखते हैं। क्या यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दे रहा है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम, इसमें भी नहीं कहा गया था। मेनका गांधी के मामले में भी नहीं किया गया था। ये जो मामले में कहा गया था साथियों सुब्बा राव साहब के द्वारा, ये गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कहा गया था, और यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग्स में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है क्या मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं क्या वो राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त हैं, तो जी हाँ, ये हमारे जो मूल अधिकार होते हैं ये राज्य के ही विरुद्ध प्राप्त होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं गलत होगा, मालूम नहीं ये गलत होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो आपका करेक्ट होगा 23 का, ये को वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि JS अर्नेजा बनाम SCC ऑफ इंडिया 1995 दिल्ली के मामले में अनुच्छेद 12 के प्रयोजनार्थ किसे राज्य नहीं माना गया है। अब इसके अंतर्गत किसको राज्य नहीं माना गया, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि किसको राज्य नहीं माना गया, क्योंकि आप अनुच्छेद 12 में देखते हैं तो अनुच्छेद 12 में आपको बार बार स्टेट्स के बारे में पूछता है। जैसे हम आर्टिकल नंबर 12 को पढ़ते हैं, इसी के इक्वल टू आर्टिकल नंबर हम 36 को भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों राज्य की ही परिभाषा के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। तो साथियों अगर हम 24 नंबर को एनालिसिस करेंगे तो कह रहा है निजी महाविद्यालय को, इसकी बात नहीं कर रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को, इसको भी नहीं। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, इसको क्या माना गया है, इसको कह रहा है प्रयोजनार्थ किसे राज्य नहीं माना गया, तो इसको राज्य नहीं माना गया। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा निगेटिव टर्मिनोलॉजी में पूछ रहा है, इसीलिए निगेटिव टर्मिनोलॉजी में हमको क्या करना है, यहाँ पे आंसर को मार्क करना है। निजी विश्वविद्यालय कह रहा है, ख वाले में कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और रजिस्ट्रीकृत केंद्र सहकारी बैंक, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे गो वाला होगा। निगेटिव क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है समता के अधिकार से अभिप्राय है। किसकी बात कर रहा है साथियों, अगर हम समता के अधिकार की बात करते हैं तो समता के अधिकार से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विधि के समक्ष समानता है। ठीक, तो समता के अधिकार
ख वाले में कह रहा है न्यायालय के समक्ष समता, ग वाले में कह रहा है विधियों का समान संरक्षण, घ वाले में कह रहा है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। और ये जो हमारा होगा घ वाला 25 नंबर का साथियों, तो 25 नंबर का हमारा घ वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। आप इन सभी चीज़ों को आप एनालिसिस करते हुए चलेंगे, इसीलिए सभी ऑप्शंस को आपको क्या करना होता है, एग्जाम में ऑब्जर्व करना होता है। और आपके पास अप्रोप्रिएट 3 घंटे का समय होता है और उस 3 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं, उसी 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता होती नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, इसमें आप बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं। अब कहेंगे कि कौन सा बेयर एक्ट ले जा सकते हैं, तो अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा बेयर एक्ट आप ले जा सकते हैं जिसमें शॉर्ट नोट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं होना चाहिए। वो बेयर एक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप अपने AIBE एग्जामिनेशन में ले जा सकते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो उस बेयर एक्ट को भी मैं आपके सामने एक एक करके रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, कर विधि के समक्ष समता की तुलना की जाती है। अब ये किसके द्वारा की जाती है, तो इंग्लैंड के विधि के शासन से की जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों 26 नंबर का, ये 6 क वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर अगर 27 को देखते हैं तो कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 14 में यह उपबंधित किया गया है कि, अब क्या उपबंधित किया गया है यहाँ पे, तो अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म, ये किया ही नहीं गया है। आप सभी लोगों को आर्टिकल नंबर 14 लर्न होगा और आर्टिकल नंबर 14 में ये बातें कही नहीं गई हैं। अब इसके सेकंड ऑप्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि राज्य के अधीन पदों पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा, ये भी बात नहीं कहा गया है। अब आप कहेंगे कि कौन सी बात कही गई है, तो अब लास्ट ऑप्शन ये बच रहा है, कह रहा है भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है। और यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 27 का यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, कह रहा है अनुच्छेद 14 युक्ति वर्गीकरण की अनुमति देता है। मीन्स कि रीजनेबल किसकी बात कर रहा है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। निम्नांकित में से कौन सा घटक युक्त वर्गीकरण के लिए अपेक्षित नहीं है। अब कह रहा है कि युक्त अपेक्षित यहाँ पे नहीं है। तो अब 28 नंबर का ऑप्शन जो होगा साथियों क वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है वर्गीकरण का महिला एवं पिछड़ों एवं दलित वर्गों के लोगों के लिए होना, यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। जब क्वेश्चन नंबर 29 को हम यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत, किसकी बात कर रहा है साथियों, समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्धारण के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा क वाले को देखिए, एक संवैधानिक अधिकार है, बी वाले में कह रहा है एक मूल अधिकार है, सी वाले में कह रहा है एक संवैधानिक लक्ष्य है। और ये किस मामले में बताया गया था साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि रणधीर सिंह का मामला आया था और रणधीर सिंह के मामले में ही कहा गया था कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा। अब कहेंगे कि कौन सामान्य कार्य और कौन सामान्य वेतन, तो मैं कहूँगा कि हमारे देश में 2 प्रजातियाँ हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। क्या है, जब ये मेल काम कर रहा है तो मेल को अगर 500 रुपया दिया जा रहा है उसके कार्य के लिए, तो फीमेल भी अगर कार्य कर रही है तो उसको भी 500 रुपया ही दिया जाएगा। ये बात किसमें, रणधीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार यही बात कही गई थी। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, एक संवैधानिक लक्ष्य है। और जब आर्टिकल नंबर 21 को आप एनालिसिस करेंगे तो आर्टिकल नंबर 21 में आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करते हैं, कर आरक्षण मंडल आयोग की रिपोर्ट पर निम्नलिखित में से कौन सा मामला सर्वाधिक चर्चित रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो मंडल आयोग की बात कर रहा है। तो कौन सा मामला इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, अखिल भारतीय शोषित संघ ये नहीं रहता है, बालाजी बनाम स्टेट ऑफ मैसूर ये भी नहीं रहता, ये वाला रहता है इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जो कि आर्टिकल नंबर 16 के साथ हमारा क्या करता है, बार बार आर्टिकल नंबर 16 के साथ हम इसको रीड आउट करते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा और यही चीज़ें आपको पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, किसकी बात कर रहा है, डायरेक्ट आपको आर्टिकल यहाँ पर दे दिया। अब आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता है नहीं कि कहाँ पे आपको जाना है। कर अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। निम्नांकित में से कौन सी उपाधि इस अनुच्छेद की परिधि में आती है। अब कौन सी ऐसी उपाधि है जो इसके परिधि के अंतर्गत आती है। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 31 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा सर राय बहादुर। अगर इस टाइप का किसी भी प्रकार का कोई भी उपाधि दिया जाता है तो ये उपाधि को क्या किया जाएगा, इस उपाधि को ग्रहण नहीं किया जाएगा। ख वाला इसका
करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 को हम यहाँ पर देखते हैं तो कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? तो जो आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार प्रोवाइड किया गया है वो किसको किया गया है साथियों? तो केवल भारत के नागरिकों को, केवल नागरिकों को ही ये स्वतंत्रता प्रदान किया गया और किसी को भी नहीं। ऑप्शन नंबर ख में कर रहा है सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो देश के नागरिक हो या विदेशी, ये बात नहीं है। कृत्रिम व्यक्तियों जैसे कंपनी आदि को प्राप्त है, ये भी बात नहीं है। जो आपका 32 का करेक्ट आंसर होगा साथियों, 32 का आपका क वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 को आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो कह रहा है कि क्या निम्नांकित सभी अधिकार अनुच्छेद 19 के अधीन स्वतंत्रता के अधिकार की परिधि में आते हैं? यदि आप यह पाते हैं कि कोई अधिकार इस परिधि में नहीं आता है तो उसे बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, सभा करने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, संपत्ति के अधिकार की बात कर रहा है। और संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया साथियों? संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 कैपिटल ए के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया है? डाल दिया गया है। ठीक, यही हमारा संपत्ति का अधिकार करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए कह रहा है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसकी बात कर रहा है दोस्तों? तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। यह किस मामले में कहा गया है? ये कौन सा केस है, किस मामले में कहा गया है? तो साथियों आप सभी को पता है कि रोमेश थापर के केस में ये बात बिल्कुल भी कही ही नहीं गई है। रोमेश थापर के मामले में ये सेकंड देखिए कर स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इसी मामले में ये बात कही गई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटीज़ की बात जो कही गई थी, ये इसका करेक्ट आंसर 34 का ख वाला ही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में आप देखिए कर रहा है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में जो वर्णित स्वतंत्रता है ये किस प्रकार का है? ये आबाद स्वतंत्रता है? तो बिल्कुल नहीं है साथियों। अगर 35 नंबर के आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे युक्त निर्बंधन के अधीन की बात कर रहा है, मीन्स कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है। और यही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमको बार बार देखने के लिए मिलता है। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो कोविड आया था, कोविड के टाइम में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ही लगाया गया था। अब उस पर बाय द टाइम बिंग हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा घटक है जो निर्बंध की श्रृंखला में नहीं आता है? किसकी श्रृंखला में नहीं आता है साथियों? तो निर्बंध की श्रृंखला में नहीं आता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 को ऑब्जर्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 के ऑप्शंस को देखिए। कह रहा है ऑप्शन क में भारत की प्रभुता और अखंडता की सुरक्षा की बात कर रहा है, ख में न्यायालय की अवमानना की बात कर रहा है, ग में न्यायिक निर्णयों की समालोचना की बात कर रहा है और घ में अपराध उत्पीड़न की बात कर रहा है। तो साथियों 36 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 36 नंबर का ग वाला ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यायिक निर्णयों की समालोचना के बारे में यहाँ पे बात करता है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि भारत की प्रभुता और अखंडता की सुरक्षा के लिए निर्बंधन की व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई है? किसकी बात कर रहा है साथियों? निर्बंधन की कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? किसकी बात? तो प्रभुता और अखंडता की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कहा गया था 42वें संविधान संशोधन में? तो बिल्कुल नहीं। 44वें संविधान संशोधन में? बिल्कुल नहीं। ये बात जो कही गई है साथियों ये 16वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसकी बात की गई है, प्रभुता और अखंडता की सुरक्षा को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए कह रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1985 के मामले में निम्नलिखित में से किस अधिकार को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया है? किसके अंतर्गत माना गया है साथियों? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का अगर हम ऑप्शंस को एनालिसिस करें तो ऑप्शन क कह रहा है समाचार पत्रों में कुछ भी लिखने और प्रकाशित करने के अधिकार के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन बी कर रहा है जानने के अधिकार के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर से रिलेटेड मामला है और जब न्यूज़पेपर से रिलेटेड मामला है तो साथियों यहाँ पे जानने का अधिकार होगा और यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 39 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 में आप देखिए क्या कह रहा है कि
सड़क के फुटपाथों पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(6) के अधीन एक मूल अधिकार है। यह किस मामले में बात कही गई है? कौन सा ऐसा मामला आया था जिस मामले में इस बात को क्या किया गया था? इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। तो क वाले में कह रहा है सोदन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी की बात कर रहा है। ख वाले में लखन लाल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा की बात कर रहा है। ग वाले में नगर निगम अहमदाबाद बनाम जान मोहम्मद उस्मान भाई की बात कर रहा है। तो साथियों 39 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये क वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। सोदन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के मामले में ये बात कही गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, और क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है? कर रहा है मदिरा का व्यापार। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो मदिरा का व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। किसका अधिकार मूल अधिकार नहीं है? तो साथियों शराब बेचने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है। ये किस मामले में कहा गया है? कौन सा ऐसा केस लॉ आया था जिस केस लॉ में ये बात कही गई थी? तो साथियों यहाँ पे आपके सामने केस है। पहला केस है कर रहा है स्टेट ऑफ केरला बनाम NM थॉमस का मामला था। किसकी बात कर रहा है? स्टेट ऑफ केरला बनाम NM थॉमस का मामला था, तो इसमें ये बात नहीं कही गई थी। माखन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी ये बात नहीं कही गई थी। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम मैकडवेल्ड का मामला था, और इसी मामले में ये बात आपको देखने के लिए मिला था, और यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करते हैं 41 नंबर को, जो कह रहा है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 3 महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। निम्नांकित में से कौन सा संरक्षण इस परिधि में नहीं आता है? फिर निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन आ रहा है। जब निगेटिव टर्म में क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको इम्फेसाइज करूंगा, मैं वहाँ पे आपको रोकने का काम करूंगा। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लिए। अब इसके ऑप्शन को देखिए। कर कार्योत्तर विधि के संरक्षण से संबंधित है, दोहरे दंड से संरक्षण की बात कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों अगर 41 का, तो गौ वाला महिलाओं को कठोर दंड से संरक्षण की बात की जा रही है। किसमें? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत महिलाओं को कठोर दंड से संरक्षण के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 42 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 में देखने के लिए मिलेगा कि अवमानना की कार्यवाही, किसकी बात कर रहा है साथियों? कर रहा है अवमानना की कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही नहीं होती है, इसलिए वो अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के अधीन संरक्षण की परिधि में नहीं आता। यह किस मामले में अभिनिर्धारित किया गया है? ये कौन सा ऐसा मामला है जिस मामले में इस बात को बताया गया है? तो एक खड़क सिंह का मामला था, तो खड़क सिंह के मामले में इस टाइप की बात बताई नहीं गई थी। मेनका गांधी, इसमें भी नहीं बताया गया था। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ हजारी न्यायालय, इसी मामले में ये बात को बताई गई थी। जब क्वेश्चन नंबर 42 को आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि गो वाला इसका करेक्ट आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं, कर जीविकोपार्जन का अधिकार, किसकी बात कर रहा है? कर जीविकोपार्जन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये किस प्रकार का अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ये साथियों जो आपका अनुच्छेद 21 ही आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। यह एक मूल अधिकार होता है, हमारा फंडामेंटल राइट होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। और कहां से कहां तक? तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 21 के तक आपको ये देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। कर अनुच्छेद 21 के अधीन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 इस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है 309 में, और ये किसका धारा बता रहा है? तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 309 का उल्लेख किया जा रहा है, इसलिए अवैध है। यह 2 मामलों में कहा गया है निम्नांकित में से। अब कौन सा मामला है? क्वेश्चन नंबर जब आप 44 को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से मामलों की बात यहाँ पे की जा रही है, मामले में किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 44 का जो मामला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये यहाँ पे पी रत्नम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला दे रहा है, मारुति श्रीपति दुब्बल का मामला दे रहा है, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का यहाँ पे मामला दे रहा है। तो साथियों 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये गो वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे कह रहा है जीने के अधिकार में मृत्यु सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा कि जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु को सम्मिलित नहीं किया गया। यह किस मामले में अभी निर्धारित किया गया? कौन सा ऐसा मामला आया था जिस मामले में इसको बताया गया था? तो आप सभी लोगों को पता है साथियों, ख वाला श्रीमती ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला आया था, और इसी मामले में इस बात को आपको देखने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है।
अनुकंपा नहीं, ये राज्य का क्या होता है, राज्य का कर्तव्य होता है। और ये क्या होता है साथियों, ये डीपीएसपीस के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंतर्गत आता है। और 46 का यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये एमएच हॉस्कट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला होगा और इसी के अंतर्गत ये क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 46 डील करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है चार्ल्स शोभाराज बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 के मामले में यह प्रतिपादित किया गया था। अब क्या प्रतिपादित किया गया था क्वेश्चन नंबर 47 में, इसका ऑप्शन क वाला देखिए। कर कैदियों को लोहे की बेड़ियां पहनाने से उन्हें दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है और 47 नंबर का यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। ये सब जो आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है, ये इररेलेवेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। कह रहा है वो कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 22 में सम्मिलित नहीं है। देखिए फिर निगेटिव टर्म में क्वेश्चन पूछ दिया। जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो आपको फंसाने का काम करते हैं वो निगेटिव टर्म के ही क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों को लगता है सम्मिलित है और आप लोग करेक्ट आंसर लगा करके गलत चले जाते हैं। कह रहा है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार की बात कर रहा है, अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श लेने का अधिकार की बात कर रहा है, गौ में गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार और घौ में कर रहा है जमानत का अधिकार। तो साथियों यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे घौ वाला यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा, क्योंकि कह रहा है ये नहीं है और ये भी तो अधिकार है यहाँ पे, तो यही वाला इसका घौ वाला भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। कह रहा है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद में किया गया है। ये कौन सा ऐसा अनुच्छेद है कि जिस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49 को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो 49 के इसके ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर 21 कह रहा है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 22 यहाँ पर होगा और इसी अनुच्छेद के बारे में बात किया जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2021 के एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। कर निवारक निरोध विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष, किसकी बात कर रहा है साथियों, सलाहकार बोर्ड के समक्ष। ऑप्शन को यहाँ पर देखिए कि क्या कर रहा है, सलाहकार बोर्ड के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है पहले ऑप्शन में। कर है जमानत पेश कर छूटने का अधिकार है। कर पैरवी के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। तो साथियों जो करेक्ट आंसर है 50 का वो क वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार ही यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, किसके विरुद्ध बात कर रहा है साथियों, तो कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है केवल नागरिकों को, तो ये बात गलत है। नागरिकों को और अनागरिकों को दोनों को ये प्राप्त होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 51 नंबर का क वाला आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। तो क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए कह रहा है गाँव के प्रधान के आदेशानुसार प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति को तालाब का काम करना आवश्यक था और ऐसा नहीं करने पर दंड की व्यवस्था थी। चंद्रा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 52 के क्वेश्चन को और भी हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि आगे देखिए। कह रहा है राजस्थान के मामले में व्यवस्था की गई थी। ये किसके मामले में व्यवस्था की गई थी, तो इसी मामले में व्यवस्था की गई थी। और इसका ऑप्शन देखिए। कह रहा है बेगार माना गया है। इसको क्या माना गया है, ज़बरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे आप काम नहीं करा सकते हैं। और यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बेगार माना जाएगा क्योंकि वह व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध बिना किसी पारिश्रमिक के काम करने का विवश करती थी, इसीलिए उसको क्या माना गया, उसको बेगार माना गया। और बेगार आप नहीं करवा सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, उसकी इच्छा के विरुद्ध आप क्या नहीं करा सकते हैं, तो कोई भी उसके इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। कर दुलाल समातन बनाम डीएम हावड़ा कलकत्ता के मामले में राज्य द्वारा अनिवार्य सैनिक एवं सामाजिक सेवाएं लेने को, अब किसके बारे में बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 53 को आप ऑब्जर्व करिए। कह रहा है ऑप्शन ए बेगार माना गया, ये बेगार नहीं माना गया। मानव व्यापार माना गया, मानव व्यापार व्यवहार माना गया, ये भी नहीं होगा। न बेगार माना गया, न मानव व्यवहार माना गया। जो 53 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये गो वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है 54 में कि धर्म की स्वतंत्रता से अभिप्राय है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो धर्म की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। और धर्म की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, तो धर्म की स्वतंत्रता से अभिप्राय है ऑप्शन नंबर क को देखिए, किसी भी धर्म को आबाद मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 100% करेक्ट ऑप्शन यही कह रहा है और यही बात आपका सही है।
खतरनाक ये वाला आपका है नहीं, ये वाला आपका है नहीं, ये आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो मैं आपसे बार बार कहूँगा कि आप चारों के चारों ऑप्शंस को क्या करेंगे, आप चारों के चारों ऑप्शंस को एनालिसिस करेंगे, चारों के चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास एप्रोप्रिएट 3 घंटे का टाइम वहाँ पे होता है। कह रहे वो कौन सा प्रकरण है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने बकरीद पर गौवध करना मुस्लिम धर्म के कर्मकांडों का आवश्यक अंग नहीं माना है, नहीं माना है। फिर निगेटिव टर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं माना है। अब साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये गौ वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम आशुतोष लाहाड़ी के केस में ही ये माना गया, यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है साथियों अनुच्छेद 29, किसकी बात कर रहा है, अनुच्छेद 29। अब अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगर आप 56 को देखेंगे तो अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। ये बात किसका है, ये लैंग्वेज किसका है साथियों, तो ये लैंग्वेज टोटल आर्टिकल नंबर 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, बाकी इससे कोई भी मतलब नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, तो क्वेश्चन नंबर 57 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अनुच्छेद 29 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा किसी समुदाय के सदस्य के रूप में ये नहीं होगा, एक नागरिक के रूप में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 57 नंबर का साथियों, ये ख वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करते हैं। कह रहा है यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना हम संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 के अतिरिक्त किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम ही नहीं लूँगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि ये कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा कहा नहीं गया था, JL नेहरू साहब के द्वारा कहा नहीं गया था, गोविंद बल्लभ भाई पंत के द्वारा कहा नहीं गया था, ये कहा गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने रिट्स को फाइल कर सकते हैं। कहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप फाइल कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, कर अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार सन्निहित हैं। अब अनुच्छेद 59 की अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो कौन से अधिकार, तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। क्या होता है, तो साथियों इसमें 5 प्रकार के रिट जारी करने की आपको छूट दी जाती है। आप क्या कर सकते हैं, आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 प्रकार के रिट्स को आप इशू करवा सकते हैं। कहाँ पे करवा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी करवा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग, और आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में भी रिट इशू करवा सकते हैं। ये बात आपको जानकारी रखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो संवैधानिक जो उपचार होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होते हैं मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। और मूल अधिकार आपको कहाँ दिया है, तो मैं कहूँगा कि मूल अधिकार आपको दिया है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में आपका पूरा का पूरा मूल अधिकार है। अगर भाग की बात करते हैं तो भाग हमारा 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 के अधीन अनुतोष पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसकी बात कर रहा है साथियों, रिलीफ पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है, किसी भी नागरिक के द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके मूल अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो। ये PIL नहीं होता, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होता है दोस्तों। ये जो अनुच्छेद 32 होता है ये खुद ही आपको क्या करना होता है, कोर्ट ऑफ लॉ में फाइल करना होता है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। कर रहा है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी की जाने वाली रीटों में कौन सी शामिल नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम 62 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 62 में आपको देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। अब इसके ऑप्शंस को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 में कर रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और व्यादेश की बात कर रहा है। तो 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये घ वाला ये आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये व्यादेश की बात यहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। कह रहा है अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय द्वारा, कह रहा है अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय द्वारा और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है। क्या इन दोनों में से कोई अंतर है, यदि हाँ तो क्या है। यदि इन दोनों के अंतर बीच कोई किसी भी प्रकार का अंतर प्रोवाइड किया गया तो क्या अंतर प्रोवाइड किया गया है, तो ऑप्शंस को आप यहाँ पर एनालिसिस करिए। ऑप्शन क वाले में कह रहा है
कि उच्चतम न्यायालय तभी रिट जारी कर सकता है जब वो पहले उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने से इनकार कर दिया जाए। ये बात सही है नहीं। कर उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये ख वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है वह कौन सा मामला है जिसमें अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया, मीन्स की संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। और 64 नंबर के अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो 64 नंबर के क्वेश्चन में न्यायाधीश स्थानांतरण का मामला के बारे में बात यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। 64 का क वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, तो क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में किसका उल्लेख किया गया है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक में किसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे किया गया है डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कर मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों से सम्मिलित नहीं है। फिर यहाँ पे निगेटिव टर्म में क्वेश्चन पूछ दिया। 66 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये संपत्ति का अधिकार होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाय द टाइम बिंग इसको क्या कर दिया गया, इसमें 44वां संविधान संशोधन में अमेंडमेंट कर करके इसको 300 कैपिटल ए में डाल दिया गया था। तो आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।